चलिए बच्चों, आपका क्लास में आगे बढ़ाता हूँ। पिछले क्लास में पिछले कुछ क्लास में हम लोग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक क्राइटेरिया बताया था जिसका नाम साइड एंगल साइड एक्सियम था, और मैंने ये बताया था कि क्राइटेरिया जिस स्वरूप में हो, डिफिनेशन जिस स्वरूप में हो, उसको उसी स्वरूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उसके साथ अपने हिसाब से हम कुछ ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं होता है, ये याद रखना है। आज हम दूसरा क्राइटेरिया करवाते हैं जिसका नाम एंगल साइड एंगल है। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसको थोड़ा सा पढ़िए, मैं साइड हो रहा हूं। ये कह रहा है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इसमें समझना क्या है बाबू, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके लिए कह रहा है कि इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, कोई एंगल का बात नहीं कर, देखो टू एंगल सॉरी एंड इंक्लूडेड साइड, यहां पर किसी भी किस्म के साइड का बात नहीं कर रही। कैसा साइड चाहिए भाई इसको, तो इसको इंक्लूडेड साइड चाहिए। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करो। ऑफ अ ट्रायंगल देखो इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। दिस दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ देता हूं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत, ये अंडरलाइन करना है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत भुजा, यदि ऐसा कंडीशन हो जाए, मतलब कह रहा है ये सर्वांग समता का जो रूल है ये कहता है कि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है बच्चा कि यहां जो लिखा हुआ है अंतर्गत भुजा इंक्लूडेड साइड, इसका क्या मतलब होता है, मतलब किस तरह के साइड को इंक्लूडेड साइड बोलेंगे। तो देखो मैं इसको समझाता हूं। मैं इसका मैं नेमिंग दे देता हूं। देखो ए बी सी। अब मान लो कि इसका जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है और सी का जो मेजरमेंट है वो 40 डिग्री है और इसका जो मेजरमेंट है वह 80 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। फिगर आपको दिख रहा है साफ, नहीं तो मैं इस पर लाइन चला देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। ये तो एकदम मॉडर्न आर्ट टाइप का तिरछा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि हमने एंगल बी लिया और एंगल सी लिया, तो इस कंडीशन में आप इंक्लूडेड साइड किसको बोलोगे। ध्यान से देखो, एंगल बी किस किस दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो एक साइड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ए बी और दूसरा हो रहा है बी सी। एंगल सी को देखो तो एंगल सी में एक साइड ए बी हो रहा है, दूसरा साइड बी सी हो रहा है। तो कौन साइड है एंगल का, बी और सी का जो दोनों में कॉमन है, तो ये बी सी एंगल बी का भी पार्ट है और एंगल सी का भी पार्ट है। तो इसी कॉमन आर्म्स को हम लोग इंक्लूडेड साइड बोलेंगे। दिक्कत नहीं। दूसरा आप समझिए इस चीज को, एक मिनट।
देखो ये आप समझ गए, बीसी का जो इंक्वायरी साइड होगा ये बी और सी जो एंगल है उसके लिए इंक्वायरी साइड हम बीसी लेने वाले हैं। अब यदि हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं और एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, आप हमको बताओ कि एंगल से ए और एंगल सी के केस में इंक्लूडेड साइड किसको बोलेंगे, अंतर्गत भुजा किसको बोलेंगे। यदि आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ध्यान से देखो, एंगल ए किस किस दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो एक जो है वो ए बी है और दूसरा जो है ए सी है, और एंगल सी जो है वह बी सी और ए सी से। तो ए सी जो है इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसका अंतर्गत भुजा क्या होगा, ए सी। इसका क्या हो गया था भाई, बी सी। और हम एंगल जो ही ए और सी ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इसमें अंतर्गत भुजा क्या है, देखो ए इससे मिलकर बना हुआ और बी इससे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब जो दोनों में सॉरी ए बी कॉमन है। तो आप इंक्लूडेड साइड अंतर्गत भुजा आप समझ पा रहे होंगे। मतलब अंतर्गत भुजा का यह मतलब है कि जो एंगल जो है दो साइड से मिलकर बना हुआ है, जो साइड दोनों में कॉमन है वो हमारे लिए इंक्लूडेड है। दिक्कत नहीं बच्चा? देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब इस क्राइटेरिया का यूज करके, इस डेफिनेशन का यूज करके मैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को करवाता हूं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, और इसका नेमिंग मैं दे देता हूं, यदि और दिख रहा है साफ तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख भी देता हूं नीचे। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां एंगल बी का मेजर दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी का मेजर दे रखा है 45 डिग्री, और बीसी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। एंगल क्यू दे रखा है 60 डिग्री, एंगल आर दे रखा है 45 डिग्री, और क्यू आर दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर। आप यदि इसको ध्यान से देखो तो क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? तो देखो अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यदि ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो कोण और उसका अंतर्गत भुजा आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं पहले ये देखता हूं कि कौन सा एंगल पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका इंक्लूडेड साइड क्या है। जैसे ध्यान से देखो यदि, तो एंगल बी भी 60 है और एंगल क्यू भी 60 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी का मेजर जो है एंगल क्यू के इक्वल है। ये देखो मैं पहला जो पार्ट लिख रहा हूं ना, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल एबीसी का लिखूंगा, और दूसरा जो क्यू वाला इधर वाला पार्ट है आर एच टाइप, वो पी क्यू आर का लिखूंगा। ये दोनों इक्वल है, क्यों भाई? क्योंकि इसका मेजरमेंट 60 है। दूसरा एंगल सी भी 45, एंगल आर भी 45, तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो एबीसी में कौन कौन दो एंगल पार्टिसिपेट किया है, तो एक एंगल बी पार्टिसिपेट किया है और दूसरा एंगल सी पार्टिसिपेट किया है। अब बी और सी का इंक्लूडेड साइड क्या होगा, तो देखो एंगल बी और एंगल सी, इसका जो इंक्लूडेड साइड होगा क्या हो जाएगा, बी सी, और इधर कौन, क्यू और आर, तो इसका इंक्लूडेड साइड क्या हो जाएगा, क्यू आर। यदि बीसी और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाए। अब देखो बीसी और क्यू आर, इसका भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब मैं कह सकता हूं कि यह दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों त्रिभुज जो है वह कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल स्टेटमेंट क्या कहता है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ये स्टेटमेंट है। तो यहां तो दो भुजा भी मिला, सॉरी माफ करना, दो एंगल और उसका अंतर्गत भुजा, देखो दो एंगल मिला और उसके अंतर्गत साइड पर हमने काम किया, दो कोण, दो एंगल और एक भुजा उससे बनता हुआ। अब ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अगला हमारा क्या काम हुआ करता है कि भाई अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखो। तो पहले हम फिगर ओपन करेंगे, इसको ये इस इंफॉर्मेशन को रखते हैं। ओपन करने का रूल आपको पता है कि पहले ट्रायंगल को एज इट इज छोड़ दो और दूसरा ट्रायंगल को बनाओ, और ऐसे बनाओ कि कौन किस पर ओवरलैप हुआ उसको देख के। और आपको पिछला क्लास यदि याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम कहीं एंगल और साइड पर काम कर रहे हैं, भुजा और कोण पर यदि हम काम कर रहे हैं, तो हम एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब पहले एंगल को लेवल करेंगे। तो यहां एंगल कौन कौन हमने इक्वल किया, देखो ये पहला ट्रायंगल है ना, तो एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल क्यू के, क्योंकि मेजरमेंट 60 थी, यहां क्यू आ जाएगा। ध्यान से देखना है,
एंगल सी 45, एंगल आर, तो सी का पोजीशन ये है, तार का पोजीशन ये। बचा कौन भाई? बचा एक ही वर्टेक्स ना, पी, देखो दिस। ठीक, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इसका ये ऑर्डर है। कोई पूछे कि ए बी का क्रॉसपोंडिंग कौन था, तो भाई पी क्यू था। ए सी का क्रॉसपोंडिंग कौन था, तो पी आर। और बी सी का क्रॉसपोंडिंग कौन, तो क्यू आर। लिखेंगे कैसे भाई? तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। देखो मैंने कैसे लिया, हमने इधर से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर लिया, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, और इसी तरह से लिखेंगे। अच्छा, यदि कोई बोले कि भाई हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, क्या उसने सही लिखा? तो बिल्कुल नहीं, उसने गलत लिखा है। ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग क्या है, एंगल क्यू है। यहां एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग क्या मिल रहा है? एंगल आर मिल रहा है। देख रहे हैं ध्यान से, आर मिल रहा है ना ये। तो इसलिए ये लिखना गलत है। जब भी हम लिखेंगे तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक, मैं दूसरा क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, तब आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा सोचो। मैं हट रहा हूं इधर। देखो बाबू, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं और इसके इंफॉर्मेशन को लिख देता हूं। ये कह रहा है ए, इसका नाम दे दिया, ये बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम देते हैं पी, क्यू, आर। ठीक, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एंगल ए का मेजरमेंट जो है वो 75 डिग्री है। इसमें कह रहा है कि एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है, और बीसी का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ये कह रहा है कि एंगल पी का जो मेजरमेंट है वो 75 डिग्री है, एंगल क्यू का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है, और क्यू आर जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर। आपको ये समझना है कि क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या? तो हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पे मैं काम कर रहा हूं वो कह रहा है, वो हमारा है एंगल साइड एंगल। ये क्या कहता है कि दो एंगल और उसके अंतर्गत साइड, मतलब दो कोण और उसका अंतर्गत भुजा। तो देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। एंगल ए 75 है, तो हम ट्रायंगल एबीसी लिख लो। यहां पे हम कौन कौन ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इसको इरेज कर देते हैं, तो स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। हमने लिया कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक, अच्छा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 75 डिग्री है यहां से। अच्छा, तो इधर जो लिख रहे हैं ये इधर वाला इंफॉर्मेशन ये एबीसी का लिख रहे हैं, और इधर वाला इंफॉर्मेशन पीक्यूआर का लिखेंगे। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा चीज है, लेकिन आपको समझ थोड़ा सा अच्छा करेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह के चीज को कंसिडर करना है कि हम इधर किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, इधर किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, थोड़ा सा आसान होगा आपको करना। फिर देखो, एंगल बी का मेजरमेंट 60 है और इधर एंगल क्यू का मेजरमेंट 60 है। अब थोड़ा सा हम अपने क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एंगल साइड एंगल, ये कहते हैं कि दो एंगल और उसके बीच का साइड इंक्लूडेड। देखो, हमने ए और बी लिया इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए और बी, तो इसका इंक्लूडेड ये है ना, है क्या? और इसमें देख लो पहले, पी और क्यू में इसका इंक्लूडेड पी क्यू है। यदि ए बी और पी क्यू इक्वल हो जाए तब तो हम इसको इस कंडीशन से कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन ऐसा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है ना। तो कोई बच्चा बस इतना देख के कॉन्ग्रुएंट करे, तो जितना मैं पढ़ाए अभी तक आप पढ़े हैं उसके हिसाब से ये गलत है। हालांकि ये एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। तो हम इसको अपने क्राइटेरिया पर कैसे रिजॉल्व करेंगे और उसका कैसे यूज करेंगे। देखो, हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मतलब इस गिवन इंफॉर्मेशन से नेकेड आई से, मतलब कोई बच्चा तुरंत अभी ज्वाइन किया है, वो सीधे से कह देगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको प्योर करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और आप ध्यान दो, तो ये यदि 75 है और ये 60 है,
अच्छा 13 इतना, इसका वैल्यू 45 हो जाएगा क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया, मतलब दिस प्लस दिस मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को 20 डिग्री, इस दोनों का सम करके 180 हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली इसका भी मेजरमेंट 45 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंफॉर्मेशन यहां बच गया, यहां लिख लो एंगल सी का मेजरमेंट कितना आ गया 45 डिग्री, और सॉरी और यहां जगह तो नहीं है तो इधर लिख लेते, ऊपर लिख लेते हैं, एंगल यहां आर का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हम देखो कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, हम इस एंगल को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक। अब लिख रहे हैं कि एंगल सी जो है इक्वल्स टू एंगल आर, क्यों भाई? क्योंकि 45 डिग्री है। अब इसका सी और इसका बी देखो, सी और बी मिलके क्या बन रहा है BC, और क्यू और आर मिलके क्या बन रहा है, ये तो इसका क्यू आर मिलके बन रहा है क्यू आर, तो अब यहां पे BC इक्वल्स टू क्यू आर मिला, क्यों भाई 4 सेंटीमीटर। अब यह जो ट्रायंगल है एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे आप क्या सीखे कि हमने देखा कि यदि दो एंगल दे रखा और एक साइड दे रखा है, तो हमारा ये जो कहता है कि दो एंगल और इंक्लूड साइड, हमने उसको उस पर रिजॉल्व किया। एक इंफॉर्मेशन ये हुआ, और रिजॉल्व करने के बाद हमने बताया, मतलब रिजॉल्व करने के बाद तो हमने सी फाइंड आउट कर लिया, और सी जो ही मिला तो फिर मेरा काम हो गया, ठीक। इसको कोई आदमी दूसरा तरह के इससे भी समझ सकता है। यहां एक इंफॉर्मेशन आया, यदि हम इस एंगल को नहीं निकालें तो थोड़ा सा सोचना है इस पर। यहां क्या था बाबू, इसका इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या था कि दो एंगल दे रखा था और एक साइड दे रखा था, ठीक ना, दे रखा था। अब इस साइड का जो पोजीशन, ये देखो देखो ए बी ये सी है, साइड का जो पोजीशन है BC का पोजीशन और QR का पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन कर सकते हैं, संगत पोजीशन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो ये 60 वाला B का वर्टेक्स, ये भी देखो ये वर्टेक्स, और ये C और ये इधर वाला, तो ये इसका जो पोजीशन है वो BC का पोजीशन QR के कॉरस्पॉन्डिंग है। यदि ये ऐसे BC ले लिया और ऐसे QR ले लिए तब इसका पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होने वाला है, ठीक ना, इसका पोजीशन बदल जाएगा, ठीक। और पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग कैसे समझेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक। तो यहां एक चीज पता चला कि दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, लेकिन हमने इसका वैल्यू निकाल के कॉन्ग्रुएंट किया। तब एक क्वेश्चन हमारे अंदर चलता है कि क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? पहला क्वेश्चन। यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इसको कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे, ठीक। तीसरा कि हम जो पढ़ रहे हैं एंगल साइड एंगल, और इस क्राइटेरिया में किस चीज का अंतर है, ठीक। अब एक चीज देखो, कॉरस्पॉन्डिंग समझने कैसे समझेंगे कि इसका पोजीशन आइडेंटिकल होना चाहिए। यहां हमने कैसे समझा, ध्यान से देखो, ये जो BC है वो 60 डिग्री बनाने वाला एक मेजर है, 60 डिग्री मेजर बनाने वाला एक आर्म्स है, ये समझो। यहां भी ये 60 डिग्री बनाने वाला एक आर्म्स है, ठीक। तो क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो सकता है, ये भी तो 60 डिग्री बना रहा है? नहीं, ये 60 और 75 दोनों बना रहा है, इसके लिए ये इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग समझना थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं इस पर चलता हूं कि क्या भाई क्या दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है? इसका आंसर है होता है। तो इसको कौन सा क्राइटेरिया बोलते हैं? इसको एंगल साइड बोलते हैं। और ये क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल से कैसे अलग है उसको मैं समझाता हूं, या दोनों सेम है उस पर मैं काम करके बताता हूं। तो चलिए एक नया स्टेटमेंट पर हम लोग चलते हैं। इसको पढ़ो, मैं हट रहा हूं। इसको कौन सा क्राइटेरिया बोलते हैं? एंगल साइड। देखो जो हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, उससे ये अलग है बाय द नाम। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, पढ़िए। तो कहता है टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ऐसे समझो कि दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोनों के दो युग्म वन पेयर बराबर हो और संगत भुजाओं का युग्म बराबर हो। यहां से इसको समझना, क्या समझना है, क्या कह रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू पेयर, मतलब दो युग्म एंगल का, एक युग्म सॉरी दो युग्म, टू पेयर, हाँ, एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो जाए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ये कह रहा है कि दो त्रिभुज को यदि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक,
तो उस त्रिभुज का कोई दो एंगल, ठीक, ये और ये, यदि दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए और क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। फिर से सुनना है, यह कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे कब, जब दो एंगल और एक साइड, यहां साइड नहीं सिर्फ है, यहां पर समझो कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ये अंडरलाइन करना है। इसमें जो अंडरलाइन करने वाला चीज है कि दो एंगल होना चाहिए। ये कहता है कोई दो एंगल ले लो, लेकिन साइड का पोजीशन जरूर चेक करो, साइड क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन में भी होना चाहिए। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि त्रिभुज का दो कोण और उसका संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके संगत भुजा के आपस में इक्वल हो जाए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। यहां संगत भुजा का मतलब हुआ कि हम साइड जो ले रहे हैं उसका पोजीशन दूसरे ट्रायंगल में भी आइडेंटिकल पोजीशन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इस पर काम किया, इस पर हमने BC लिया और लेकिन हम इसको नहीं ले सकते, ये था दूसरा था, हाँ ये था, हमने इसमें BC लिया तो इसका PR नहीं ले सकते क्योंकि यह क्रॉसपॉन्डिंग साइड, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट नहीं है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड नहीं है। तो साइड हम क्रॉसपॉन्डिंग चुनेंगे, पोजीशनिंग देखेंगे उसका, दिक्कत नहीं। तो अब इसको, ये जो हमारा एक नया चीज मिला एंगल साइड एंगल, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? देखो स्टेटमेंट यदि कोई देखे तो स्टेटमेंट वाइज दोनों में अंतर है, दो अलग अलग स्टेटमेंट ये बता रहा है, लेकिन मैथमेटिकल दोनों एक ही चीज को बताता है। और यदि आप हमसे पूछते हैं कि दोनों में किसको प्रीफर करें, तो मैं बोलूंगा कि यही प्रीफर करो, एंगल साइड। इसका बेनिफिट क्या है कि यह कोई दो एंगल का बात करता है कि आप कोई दो एंगल कंसिडर कर लो और एक साइड क्रॉसपॉन्डिंग ले लो। तो ये थोड़ा सा उससे आसान स्टेटमेंट है और इस पर काम करना आसान है। इसलिए हमको यदि एंगल साइड एंगल चुनना है और एंगल चुनना है साइड, तो हम ये चुनेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के समतुल्य ही है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन इसको लगाना आसान है। एंगल साइड को लगाना बहुत ही आसान होता है, ठीक। इसमें कहता है कोई दो एंगल और एक साइड, लेकिन साइड का पोजीशन देखेंगे, बार बार मैं यह कह रहा हूं, साइड जो होना चाहिए क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए, संगत होना चाहिए, ठीक। तो अब हम इस दोनों एक्सियम में चुनते हैं किसको लेना है, तब हम इस पर काम करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक। और काम करने का तरीका यहां लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन इससे करो, देखो इसी को मैं इसको पूरा इरेज करता हूं, देखना इतना करने का जरूरत उसमें नहीं होगा, बस आसानी से कर देना है एंगल साइड का यूज करके। अब ये आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन है और इसको एंगल साइड से आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। एक बार सोचिए 1-2 सेकंड के लिए। पहले मैं इसको नेमिंग करता हूं, इंफॉर्मेशन लिखता हूं, A B C P Q R। यहां पर एंगल A दे रखा है 75, एंगल B दे रखा है 60 और BC का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर। इसमें एंगल P दे रखा है 75, एंगल Q दे रखा है 60 और QR 4 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, मतलब एंगल A जो है, हम कौन सा दो ट्रायंगल चुन रहे हैं इसको लिखते हैं। हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो ध्यान से, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P 75 मेजर है, एंगल B इक्वल्स टू भाई एंगल Q क्योंकि मेजर 60 है, और BC इक्वल्स टू QR क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर मेजर दे रखा है। क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो हमने जो भी पढ़ा एंगल साइड, वो कहता है कोई दो एंगल, तो दो एंगल तो मिल गया, देखो एक पेयर मिला ना, एक पेयर और ये मिल गया, और क्रॉसपॉन्डिंग साइड, तो जो साइड दे रहा है, पहले हमने BC लिया, तो BC का क्रॉसपॉन्डिंग इसमें क्या होने वाला है, तो ये QR। कैसे हमको पता चला, ध्यान से देखो, तो हमने देखा कि BC जो है उसमें एक वर्टेक्स B है और इसका मेजरमेंट 60, तो इसमें भी एक ऐसा होना चाहिए Q, हाँ देखो है ना, इसका मेजरमेंट 60 है,
कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये क्यों नहीं हो सकता है, मतलब हमने बीसी का क्रॉसपॉन्डिंग क्यूपी क्यों नहीं लिया, कि क्यूपी का दूसरा जो है वो 75 के साथ जा रहा है, तो ये नहीं लिखे ना, हम तो ये ले रखे हैं। मतलब सी एक ऐसा वर्टेक्स चुनेगा जिसका रिलेशन 75 से नहीं होना चाहिए, तो वो क्या मिला, आर। मतलब बीसी इक्वल टू क्यू आर, मतलब बीसी क्यू आर के क्रॉसपॉन्डिंग भी है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं बाय द एक्सियम, सॉरी बाय द क्राइटेरिया एंगल साइड। कोई दिक्कत नहीं। और अभी तो हम इसको खोल के लिख करके दिखाए हैं, फिर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं कि कॉन्ग्रेंट तो हो गया। जो ही कॉन्ग्रेंट हुआ तो हमारा दूसरा काम क्या है, हम फिगर को ओपन करेंगे जिससे हमको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के बारे में पता चलेगा, संगत भाग के बारे में। आप ये समझ गए? तो मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना। लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए उसको नहीं मिटाता हूं। पहला ट्रायंगल को एज इट इज रहने दीजिए, रहने दिया। दूसरा ट्रायंगल को लिखो। अब पहला काम, जब हम एंगल और साइड पर काम कर रहे हैं तो हम एंगल को पहले पोजीशनिंग करेंगे। तो देखो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये कितना है, पी क्यू है, ये क्यू हो गया। देखो एंगल बी किस पे आ रहा है, एंगल क्यू पर। यहां से देख के लिखे, एंगल ए किस पे जा रहा है भाई, एंगल पी पर। तो यहां ए का पोजीशन अप है तो पी। अब तो एक ही बचा आर, लो आर का ये पोजीशन हो गया। अब तो ट्रायंगल को हम लिख लिए ओपन करके। अब इसको इरेज करते हैं। अब इसी पहले ओपन करके लिखेंगे, फिर कॉन्ग्रेंसी का हम लिखेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, उसका क्या ऑर्डर है। अब हम लिखें ट्रायंगल ए बी सी। देखो ऑर्डर हमने कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा एक चीज बताओ, कोई बच्चा ऐसे ले ले तो ट्रायंगल ए ये सी है, ये वर्टेक्स ए सी बी, तो उसको कैसे लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ट्रायंगल पी आर क्यू। देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। और यहां दोनों जो लिखा हुआ है, दोनों सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ गया इधर, और एक बार यदि हमने क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज लेना पड़ गया। देखो ये हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखने का फायदा, हमको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पता चलेगा। यदि कोई पूछे क्यू आर का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या है, तो भाई हम लिख देंगे बीसी। पूछे कि कोई पी आर का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, तो दिस। कोई बोले कि बताओ पी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, तो हम बोलेंगे ए बी। ऐसे लिखने का ये फायदा होता है कि हम उसके संगत भाग को बहुत ही अच्छा तरह से समझते हैं। चलिए बच्चों, हम अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने का जो हमारा डिसिप्लिन है कि हम फिगर को प्रॉपरली ओपन करके लिख, पहले उसको कॉन्ग्रेंट करेंगे फिर ओपन करके लिखेंगे, ताकि हमको उसके बारे में बहुत ही अच्छा समझदारी हो। चलो इस क्वेश्चन को करो, एक बार पढ़ो, इसमें क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है कि ए बी जो है वो एडी, रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब है। मतलब ये जो दे रखा है परपेंडिकुलर भी है, मतलब बी ए इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। यहां लिखा हुआ गलत है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं। इसका पोजीशनिंग गलत लिख दिया है, ऐसे कर लो, इसको बी कर लो, ठीक। और जहां बी लिखा हुआ है इसको डी कर लो, अब हो जाएगा। हाँ देखो ये लाइन जो है ए बी है, उस पर बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है और डी ए भी परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। हमको दिखाना है कि ये दोनों फिगर जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। मतलब ट्रायंगल बीसीओ और ट्रायंगल डीएओ ये एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से। करने का क्या तरीका है भाई, वो सोचो। देखो पहले जो ट्रायंगल लिया उसको लिखते हैं। हमने लिया इन ट्रायंगल डीएओ एंड ट्रायंगल बीसीओ हमने लिया। अब ध्यान से देखो तो हम एंगल ए को एंगल बी के इक्वल कर सकते हैं क्या? दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा बताओ तो बाबू, डीएओ, हाँ दूसरा ये हमको बताओ कि एंगल डीओए इक्वल टू एंगल बीओसी होगा क्या? ध्यान से देखिए तो, देखो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो बिल्कुल होने वाला है। क्यों होगा भाई?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यदि दो रेखा प्रतिच्छेदी हो तो इस तरह से जो एंगल बनता है वो उसका मेजर आपस में इक्वल होता है। तो ये और ये आपस में इक्वल मेजर का हुआ, तो हमने ये लिखा। और तीसरा देखो ध्यान से, कह रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब BC इक्वल्स टू DA। तो पहला हमारा क्या चेक करना है कि कोई दो एंगल लेकिन साइड क्रॉसपोंडिंग होना चाहिए, संगत होना चाहिए। यदि हम DA लिए तो DA का क्रॉसपोंडिंग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये BC है? पहले देखो DA में एक एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, यहां पर भी एक 90 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान से देखो। और दूसरा पोजीशन जो है C, ये और ये पोजीशन जो है D, ये कैसा, देखो ये इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग है, इसलिए हमने ऐसा इसको चुना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए BC का जो क्रॉसपोंडिंग होगा वो DA होने वाला है। थोड़ा सा इसको समझना है, क्रॉसपोंडिंग कैसे चुनते, मतलब एक ही जैसा पोजीशन होना चाहिए उसका। देखो तो DA का जैसा पोजीशन वैसे ही BC का पोजीशन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ऐसे लिखने से थोड़ा सा आसान होता है, एंगल साइड, मतलब इसमें कोई दो एंगल बोल देता है, कोई दो एंगल ले लो भाई, लेकिन उसमें था कि दो एंगल लेना चाहिए और इंक्लूडेड साइड लेना चाहिए। यहां है कोई दो एंगल ले लो और एक साइड ढूंढ लो, लेकिन साइड क्रॉसपोंडिंग होना चाहिए, संगत होना चाहिए, ये थोड़ा सा समझना है आपको। अब ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारा दूसरा काम क्या हुआ करता है कि भाई इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट को ढूंढो। तो मैं किसको इरेज कर दूं, यहां दोनों फिगर ही बनाना पड़ेगा, नहीं इरेज करता, हालांकि इस इंफॉर्मेशन का हमको जरूरत हो सकता है। तो पहला ट्रायंगल जिसको लिए हैं उसको लिखो, और इसके जनरेशन को लॉस नहीं करेंगे। तो ये 90 डिग्री है तो उसको 90 डिग्री टाइप ही लिखेंगे। एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल बनाओ, बना लिए, अब नेमिंग करो। पहला ट्रायंगल को कैसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 90 देख के, ए पर 90 है, ए यहां O यहां D, और इसमें जो 90 है वो B पर है, ये लिख दिए। अब रुक जाओ, अब यहां से क्रॉसपोंडिंग शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना। एक 90 है तो 90 के इक्वल मेजरमेंट को कहां है, ये B पे है, तो ए पर ए के क्रॉसपोंडिंग को किससे लिखेंगे, B से। O के इक्वल है ना, अभी तो पीछे किए हैं, कॉपी उलट के देख लेना थोड़ा सा, O का पोजीशन O के साथ जाएगा। अब इसमें बचा क्या, C, देखो यही हो गया। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO। कोई पूछे बताओ DO का क्रॉसपोंडिंग क्या है, तो हम बोलेंगे CO। कोई पूछे कि AO का क्रॉसपोंडिंग क्या है, तो BO, DA का तो BC। तो इससे लिखने का ये फायदा होता है कि हमको क्रॉसपोंडिंग पार्ट के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है, इसी मेथड से करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा रीनेमिंग करना पड़ेगा क्योंकि नेमिंग नहीं किया हुआ। मैं इसका नेमिंग कर देता हूं। देखो ये मान लो L है, ये लाइन, और याद है हमको लाइन के लिए हम जब लेटर अडॉप्ट करते थे तो स्मॉल लेटर अडॉप्ट करते थे। ये L M के पैरेलल है, इसका नाम P दे दो और इसका नाम Q दे दो। ये कहीं से टेढ़ा लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और इसको हटाओ, मैं नेमिंग फिर से कर देता हूं, A B C D, इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक। अब हमको क्या दिखाना है वो मैं बताता हूं। हमको दिखाना है एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ये कॉन्ग्रुएंट है। मैंने यहां ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होगा हमको कैसे पता है, ठीक। वो तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में पता होगा। तो हमको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कैसे करेंगे ये देखना है। देखो बाबू ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। हम ये दोनों ट्रायंगल चुने, लिखो, लिख देते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। कांग्रेस में इसी को करना है, इसी को चुनना पड़ेगा। अब हम क्या लिए कि ये लाइन L और M पैरेलल है, तो AC उसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये ऐसा पोजीशन होना, ध्यान से देखो तो दिस। और इस एंगल का क्या नाम था याद है, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर का मेजर आपस में इक्वल होता है, एकांतर अंतः कोण का माप इक्वल होता है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। इसका नाम बताओ, देखो पहले ABC लिए हैं तो ABC वाला पहले लिखेंगे, इसका नाम क्या है, BAC इक्वल टू ट्रायंगल, उसमें लिखो DCA, एक मिला। दूसरा यदि ध्यान दो तो ये और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो ध्यान से, तो
ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसका भी पोजीशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंतः, है ना। तो इसको लिखो, क्यों इक्वल हुआ भाई, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में इक्वल होता है। तो इसको लिखो, क्या है भाई, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल, इसमें क्या आ रहा था, डी ए सी। तो दो एंगल मिला और उसका अंतर्गत, देखो यहां पर तो कोई दो एंगल मिल जाए, हमारा जो ए एस कहते हैं, दो एंगल मिल जाए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल जाए, ठीक ना। यहां पर जो ए सी जो मिल रहा है तुमको साइड, हालांकि ये साइड तो अंतर्गत भी है ना। देखो इससे इससे मिल बन रहा है तो ये इसका अंतर्गत, इससे मिलकर बन रहा है इसका अंतर्गत, और अंतर्गत है तो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ही होगा। तो हम कौन सा साइड ले रहे हैं, AC और AC। क्या AC इक्वल है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में कॉमन है, एक ही लाइन सेगमेंट है, तो इसका मेजर आपस में इक्वल हो गया। तो बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कोई इसको एंगल साइड से बोले फिर भी कॉन्ग्रुएंट है, यहां पर एंगल साइड एंगल भी यूज कर लोगे। हालांकि हम इसी को लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बार बार नया चीज अडॉप्ट करने का क्या मतलब होता है। तो मतलब ये एंगल साइड से, ये साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों में संगत है, ठीक। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ये कंडीशन से। अब कहता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ज्यों ही हुआ, तब हमारा जो धर्म बनता है कि पहले इसको लिखो ओपन करके और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को दर्शाओ। तो मैं इसको इधर इरेज करता हूं, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल बनाए, दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं। पहला ट्रायंगल ये चुने हैं तो एबीसी का नाम दे दो बिना झिझक के। अब दूसरा ट्रायंगल का पोजीशनिंग जब भी करेंगे तो एंगल देखकर करेंगे। देखो इसमें BAC, इसमें DAC पर, मतलब इसका एंगल A इसमें C पर जा रहा है, तो A इसमें C पर जा रहा है। लो इसमें देखो C एंगल BAC मतलब C किस पे आ रहा है, A पर जा रहा है, तो C कहां है, ये यहां, इसका A हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या भाई, इधर देखो इसमें ABC है, और तो ABC लिख रहे, इसमें AC इसमें D बचा, D का ये पोजीशन हो गया। तो ये ऑर्डर है। अब हम कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है, देखो इधर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, CDA, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, BC कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल A का, एंगल C, एंगल B का, एंगल D, एंगल C का, एंगल A। ऐसे लिखने का फायदा है कि हम फिगर के बारे में सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक। अब अगले एक क्लास के बाद में देखना SSC CGL का या CDS का बहुत सारा क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप उसको सेकंड भर में क्वेश्चन करोगे, 5 सेकंड 10 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन करोगे। तो थोड़ा सा इस पर काम करिए आप। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसको करो। देखो इसमें क्या दे रखा है, OAB और BAP, इसमें कुछ ये कर देता हूं मैं, इसको B लिख लो, ये O है। OAB और BAP आपस में इक्वल, OAB और BAP इक्वल है, सो दैट ABP और AQB ये O है, Q नहीं। और इसमें और क्या कह रहा है कि BP और BO आपस में यहां O है, इसको जहां Q दिख रहा है इसको O कर लो, ठीक ना, ये आपस में इक्वल है। अब इसको पढ़िए। एक चीज और इसमें है कि ये जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल O जो है वो 90 है और एंगल P जो है वो भी 90 है। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मतलब इसको एक बार देखो, AOB और AOP दो ट्रायंगल है और इसमें एक कंडीशन दे रखा है, हमको दिखाना है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद BP और BO आपस में इक्वल है। कैसे दिखाओगे, इस पर यदि आप ध्यान से देखें तो इसको देखो, हमने जो ट्रायंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल। आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से करने का प्रयास करो पहले, और ट्रायंगल
ए ओ बी, दिस। ध्यान से देखो, एंगल ओ और एंगल पी आपस में इक्वल है। ए बी पी, पहले पी वाला लिए तो इसको ऑर्डर के सहित लिखो, मतलब हम इसमें इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें। तो एंगल पी जो है इक्वल्स टू एंगल ओ, क्यों भाई 90 डिग्री। दूसरा यहां दे रखा है, देखो ओ ए बी और बी ए पी आपस में इक्वल है, मतलब बी ए पी इक्वल्स टू ओ ए बी, मतलब ये और ये एंगल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये इससे इंक्लूडेड साइड मिल जाए तो मेरा काम हो जाए? यदि इंक्लूडेड साइड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान से दो, इंक्लूडेड साइड ये है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब इसमें एंगल साइड एंगल नहीं लगा पाएंगे, और वैसे भी हमारा ये तो एंगल साइड एंगल, बस इसलिए मैं नॉक कर दिया ताकि आपको याद आ जाए। दूसरा, क्या इसमें एंगल एंगल साइड लगा सकते हैं क्या? ध्यान से दो, देखो यदि एंगल एंगल साइड क्या कहते हैं? कोई दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ध्यान से देखना, कोई दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये दो एंगल मिला और यहां कह रहा है कि बीओ और बीपी का मेजर आपस में, बीपी और बीओ का मेजर आपस में इक्वल है। अब समझना है कि क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि ये 90 है तो इसका भी ये 90 है, और ये बी वर्टेक्स से है तो इसके लिए भी वर्टेक्स भी है, इसके लिए वर्टेक्स भी है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम लिख देते हैं सीधे कि देखो ध्यान से, यहां लिख देते हैं, यहां जगह थोड़ा सा ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं बीपी इक्वल्स टू बीओ। ठीक, अब हम एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मैं इसको एंगल एंगल साइड से यदि करते ना, तो एक काम हमको करना पड़ता कि हम इस दोनों एंगल के बारे में पता था हमको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ता। इसलिए हम बताए कि एंगल एंगल साइड जो है वो थोड़ा सा हम मेरे काम को आसान कर देता है, इसलिए हम इस चीज को मैंने अडॉप्ट कर रखा है। दिक्कत नहीं, तो आप भी प्रयास कीजिए कि इसी का हम यूज करें। इसको हम भूलना नहीं है, मतलब एप्लीकेशन में भूल जाना है, मतलब यूज में इसका जो हम यूज इसका बहुत ही कम करेंगे। ठीक, तो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमारा दूसरा काम जो है, सबसे जरूरी काम, इसको ओपन करके लिखो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को मेंशन करो। तो करने का तरीका, पहला ट्रायंगल लिखिए और यहां राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसी फैशन में लिखेंगे। पहला ट्रायंगल जो हम लिए हैं एपीबी, उसका नाम लिख लो। पी पर 90 है तो यहां पी लिख दिए, कहीं भी लिख दो अब ए बी। दूसरा ट्रायंगल में देखो पी 90 है और इसमें ओ 90 है, तो पी का पोजीशन इसमें ओ को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो एंगल यहां जो इक्वल कर रहे हैं इसको थोड़ा सा इरेज करो, तो ये पी था। देखो यहां ए और यहां ए, देखो ए के लिए ए पर जा, इसका ए का पोजीशन क्या है यहां ए, तो इसमें भी ए आया। यहां क्या बचा, देखो ओ ए आ गया, बस यहां क्या बचा है बी। देखो यही पोजीशन है, तो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। इसको लिखेंगे कैसे, तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। अब जहां ही दो ट्रायंगल हुआ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल। देखो बीपी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बीपी कहां है भाई, बीपी का कॉरस्पॉन्डिंग बीओ। देखो दूसरा पार्ट भी आसानी से प्रूव हो गया। मतलब जिस बच्चा को ट्रायंगल ओपन करने आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं रह गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, मैं एक क्वेश्चन आपको काम के लिए देता हूं, आपको ये वर्क है घर में करना है, इसको थोड़ा देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए, मैं हट रहा हूं, एक बार देखो तो, यदि नहीं होगा तो मैं अभी कर दूंगा। देखो ध्यान से, ए बी जो है वो इसके पैरेलल है डीसी के, बीपी और पीसी आपस में इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। कहता है कि आप प्रूव करके हमको दिखाओ कि भाई ए बी और सी क्यू आपस में इक्वल है। ए बी और सी क्यू आपस में इक्वल है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा डी क्यू को हम लिख सकते हैं डीसी प्लस ए बी। तो कुछ नहीं करना है, देखो फिगर थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए था,
हम इस दोनों ट्रायंगल को चुनेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर आपने इसी दोनों ट्रायंगल को क्यों चुना, ऐसा तो क्वेश्चन बन सकता है। देखो ए बी और सी क्यू किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ए बी इस ट्रायंगल का पार्ट है और सी क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम इस दोनों को अलग अलग ट्रायंगल में रखते हुए ट्रायंगल को चुने। तो हमने ट्रायंगल इसको और इसको चुना। इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी सी क्यू। दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान से देखना है कि ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। पोजीशन क्या है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल, ध्यान से देखना, पी क्यू सी। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्यों हमने यूज किया, लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंत। दूसरा ध्यान से देखो तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। क्यों, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल सी पी क्यू। कैसे भाई, तो भी ओ ए से अब दो एंगल तो मिला, यदि कोई एक साइड मिल जाए लेकिन वो क्रॉसपेंडिंग हो तो मेरा काम बन जाए। देखो हमारे पास दे रखा है ना बीपी इक्वल टू पीसी, हियर हमने इसका यूज किया। अब ये समझें कि बीपी और पीसी क्रॉसपेंडिंग है क्या, देखो बीपी और पीसी, एक वर्टेक्स तो कॉमन दिख रहा है और देखो इसका जैसा अरेंजमेंट है वैसा इसका भी अरेंजमेंट है, दिक्कत नहीं। तो हम इस तीनों इंफॉर्मेशन से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक। और एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो तो हमारा दूसरा काम है कि ये ऐसा जब भी प्रूविंग करना बोले ना तो समझना कि वो सीपीसीटी से पूछ रहा है, मतलब फिगर को ओपन करो और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज करो। तो मैं यहां फिगर ओपन करता हूं, देखना बच्चा, ओपन करने का रूल तो मैं बताया, पहला ट्रायंगल को लिखो जैसे मन वैसे लिख देना है, दूसरे ट्रायंगल को लिखते हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यूज करेंगे। तो बी ए बी पी लिख दिया। अब देखो यहां एंगल पे काम किया तो पहले एंगल ध्यान देंगे, एंगल ए किस पे जा रहा है, क्यू पर। देखो ये देख रहे हैं बीच वाला ए कहां जा रहा है, क्यू पर, तो ए का पोजीशन यहां है तो यहां इसमें क्यू हो जाएगा। दूसरा में देखो पी कहां जा रहा है, पी पर, ये पी है तो ये पी। अब बच क्या गया भाई, क्यू, ए पी ए बी पी ए बी पी, और इसमें देखो पी पी पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई, ए किस पे जा रहा है, क्यू पर जा रहा है, और बच गया क्या, सी। दिक्कत नहीं ना, यहां लग रहा है कुछ मैंने गलत कर दिया, बी पी क्यू पोजिशन, तो बी पी क्यू इक्वल्स टू सी पी, हाँ ये ठीक है। इसका देख लो बी ए पी इक्वल्स टू पी क्यू सी, अच्छा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता चल गया। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, यहां सीधे देखना, ए बी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल, काम खत्म। अब हम डी क्यू पर चलते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज करता हूं ये वाले पार्ट को, इसको मैंने इरेज किया। हम डी क्यू को लिख सकते हैं क्या, डीसी प्लस क्यूसी, ये यूक्लिड का एक्सियम है कि वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। डी क्यू को डीसी और सी क्यू कोइंसाइड कर रहा है ना, मतलब डी क्यू पर एक लाइन सेगमेंट सी डीसी रखे और एक सी क्यू रखे, इसको ढक दे रहा है, कोइंसाइड का ही मतलब हुआ। अब ध्यान से देखो, हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस क्यूसी, और क्यूसी और ए बी में कुछ रिलेशन है, ध्यान से देखो, QC और AB ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है ना, दोनों आपस में इक्वल है, तो हम QC को रिप्लेस कर देंगे AB से, बस मेरा आंसर आ गया। ठीक बाबू, तो ये हमने आपको करके दिखाया, एक बार थोड़ा सा देखो इसको। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं और जो दो क्राइटेरिया बचा हुआ है उसको हम करते हैं। हम अभी तक दो क्राइटेरिया किए हैं, कौन कौन भाई, तो एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है पहले, साइड एंगल साइड, और आज हम बताएं एंगल साइड, ठीक। हालांकि
एंगल साइड एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हम इसको यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक है, आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने दो क्राइटेरिया पढ़ा है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप याद रखेंगे और अगले क्लास में मैं दो और क्राइटेरिया करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एसएससी सीजीएल का या इससे रिलेटेड सारा कंपटीशन का कम से कम 50-70 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका काम है कि थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहना है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।